हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एपिसोड 6 में आपको याद होगा बंडल अप्रोच, गैप मेथड, चुनो फिर जमाओ, ये टेक्निक सीखी थी। ठीक है, आज एक और नई टेक्निक सीख के फिर इन टेक्निक्स के एप्लीकेशंस देखेंगे कितनी वैरायटी की प्रॉब्लम्स में इन टेक्निक्स से हम लोगों को हेल्प मिलती है। ठीक है, एनीवे, एक नई टेक्निक डेवलप करने के लिए हमेशा की तरह एकदम से सिंपल प्रॉब्लम देखिए। Find the number of ways of placing 3 named greeting cards into 3 addressed envelopes such that no card goes into the correct envelope. जरा सिचुएशन समझिएगा। ये देखिए 3 ग्रीटिंग कार्ड्स हैं और ये 3 एनवलप्स भी हैं। अच्छा, जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं ना, वो पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए इन पे मैसेज लिखा हुआ है। सपोज करिए ये पर्सन ए के लिए इस पे मैसेज लिखा है, पर्सन बी के लिए इसमें, पर्सन सी के लिए इसमें। ठीक है, अच्छा, इन एनवलप्स पे भी एड्रेस लिख लिया गया है। स्मॉल ए पर्सन का जो एड्रेस है ना, वो मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ और स्मॉल बी पर्सन का एड्रेस मैं कैपिटल बी से डिनोट कर रहा हूँ, करेक्ट, और ये कैपिटल सी से। अच्छा, अब सपोज करिए ये काम आपने कर लिया और आपका एक असिस्टेंट है, उससे आपने कहा कि भाई इन कार्ड्स को एनवलप्स में रख दो। अच्छा, जो असिस्टेंट है वो थोड़ा खोया खोया रहता है, ठीक है, वो उसने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे कार्ड्स को रख दिया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि कितने ऐसे तरीके होंगे जिसमें उसने सारे के सारे कार्ड्स गलत एनवलप्स में रखे होंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, टोटल तरीके तो यहाँ पता है 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 प्लेसेस पर अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। लेकिन 6 में से अब आपको पता है कुछ तरीके ऐसे हैं जिसमें कुछ कार्ड्स तो सही एनवलप में गए होंगे और कुछ गलत में गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होंगे जिसमें सारे गलत में गए होंगे। तो वही तरीके आपको यहाँ पर काउंट करना। तो क्लियर हो गया क्या काउंट करना है, करेक्ट। तो अब देखिए, टोटल तरीके तो कार्ड्स को रखने के 6 हैं, तो उसमें से वो तरीके जिसमें सारे गलत में गए होंगे वो तो 6 से कम ही होंगे ना। तो इतना छोटा नंबर देख के थोड़ा लालच आ रहा है कि डायरेक्ट काउंटिंग ट्राई की जाए। ठीक है ना, गुड आइडिया। इतनी सिंपल प्रॉब्लम के लिए डायरेक्ट काउंटिंग भी एक मेथड होता है। डायरेक्ट काउंटिंग की हम लोग बहुत बुराई करते रहते हैं, लेकिन भाई जब चीज़ें बहुत कम हो गिनने को, तो डायरेक्ट काउंटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। एनीवे, तो देखिए ये जो स्मॉल ए वाला कार्ड है वो इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि उसे गलत में जाना है, सबको गलत में जाना है, इसे भी गलत में जाना है, तो ये इसमें नहीं जा सकता। इसमें कौन जा सकता है? ये स्मॉल बी जा सकता है, स्मॉल बी जा सकता है। अच्छा, स्मॉल बी अगर इधर चला गया तो यहाँ के लिए कार्ड बचे ए और सी, ए और सी। तो ए और सी में सी को इसमें जाना होगा, ए को इसमें जाना होगा। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ए इसमें चला जाए और सी इसमें चला जाए। स्मॉल सी अगर इसमें चला गया तब तो भाई वो कार्ड अपने सही एनवलप में चला गया ना, दैट इज नॉट अलाउड, करेक्ट। अच्छा, और आगे देखिए, इसमें बी जा सकता था, इसमें सी भी जा सकता था, ठीक है ना। अगर इसमें सी चला गया तो बचे कौन कौन से? जैसे ये चला गया इस एनवलप में, तो ए और बी बचे, ए और बी यहाँ के लिए बचे। तो ए और बी यहाँ कैसे रख सकते हो आप? ए इसमें, बी इसमें, बी यहाँ और ए यहाँ नहीं अलाउड है। ठीक है, और बताइए क्या पॉसिबिलिटी है? इज दैट्स इट, हो गए सारे तरीके हो गए। तो भाई ये जो सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम हमारे सामने इस टाइप की आई, उसको हमने डायरेक्ट काउंटिंग से ही निपटा दिया। लेकिन डायरेक्ट काउंटिंग के साथ साथ मेथड भी देखा जाए ताकि बड़े प्रॉब्लम्स में उसको यूज करके हम कर पाएं। बड़े प्रॉब्लम्स में शायद डायरेक्ट काउंटिंग पॉसिबल ना हो। एनीवे, तो ये देखिए, हम लोग ये यहाँ नोट करेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इन रॉन्ग एनवलप। क्या क्या केसेस है, सारे केसेस नोट करेंगे। तो 0 कार्ड्स हो सकता है रॉन्ग एनवलप में जाएं, 1 रॉन्ग में जाए, 2 रॉन्ग में जाए, या 3 के 3 रॉन्ग में जाए। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ वेज देखिए, ये 0 कार्ड रॉन्ग एनवलप में जाए। 0 कार्ड रॉन्ग एनवलप में जाए मतलब सारे के सारे बाकी जो 3 है, सारे के सारे जो 3 है वो सही एनवलप में जाए। उसका तो सिर्फ एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका ये कि ये जैसे ये आपको याद होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मैं फिर से नाम लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। तो सही में जाने का तो यही एक तरीका है कि स्मॉल ए वाला इसमें चला जाए, स्मॉल बी वाला इसमें चला जाए, स्मॉल सी वाला इसमें चला जाए। तो ये 1 वे मैंने लिख लिया। अच्छा, अब देखिए, 1 कार्ड रॉन्ग में जाए, जैसे स्मॉल ए कैपिटल बी में जाए और बाकी दोनों सही में जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई, एक अगर रॉन्ग में गया, ये रॉन्ग में गया, तो बी और सी दोनों रॉन्ग में कैसे जा सकते हैं? ये बी इधर जाएगा रॉन्ग में जाने के लिए, तो सी ये एक अगर रॉन्ग में चला गया और बाकी दोनों को सही में जाना है,
बाकी दोनों को सही में जाना है, तो बी के लिए बी बचा ही नहीं है जो वो सही में जा पाए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो एक कार्ड है वो रॉन्ग एनवलप में जाए, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक कार्ड रॉन्ग एनवलप में जाए और दो सही में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि दो कार्ड्स रॉन्ग में जाए और एक सही में जाए। देखते हैं, ये जैसे ए बी में चला गया और बी ए में चला गया, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। सी सी में चला जाए, दिस इज पॉसिबल। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? तो इसके लिए देखिए, जो रॉन्ग में दो कार्ड्स जा रहे होंगे पहले उनको सेलेक्ट कर लो 3C2 और उनको रॉन्ग में भेजो। रॉन्ग में भेजने का तो एक ही तरीका है, इंटू 1, जैसा भी देखा था ना, एक ही तरीका। अच्छा, एक जो बचा है वो सही में जाना है, वो उसका भी एक ही तरीका है। अच्छा, तीन के तीनों रॉन्ग में जाए, इसके वेज को हम एक्स कह लेते हैं, ये हमें यहाँ पता लगाना है। अच्छा, इन सब का जो टोटल है वो हमें पता है, दिस प्लस दिस, ये तो 0 लिख दूं मैं इसकी जगह, ये हटा के, ये नॉट पॉसिबल वे है ना, तो इस पे 0 लिख दिया जाए। तो प्लस दिस, ये हमें पता है फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। तो x की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 1 + 3 4, x इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2। यस, वेरी गुड। तो डायरेक्ट काउंटिंग से जो आया था वही हमें मेथड से भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बिल्कुल नोट कर लीजिए फटाफट, इसमें बिल्कुल सेम प्रॉब्लम रिपीट की गई है, बस 3 कार्ड्स 3 एनवलप के बजाय 4 कार्ड्स 4 एनवलप कर दिए गए हैं। तो क्या करें, मेथड या डायरेक्ट काउंटिंग? चलिए पहले डायरेक्ट काउंटिंग से करते हैं। पिछली बार डायरेक्ट काउंटिंग में बड़ा मजा आया था, बड़ी जल्दी आंसर आ गया था, मेथड के मुकाबले कम टाइम में आंसर आया था डायरेक्ट काउंटिंग से। तो यहाँ भी देखते हैं। तो पहले नाम रख लिए जाए। नाम देखिए, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, कैपिटल ए में स्मॉल ए तो जा नहीं सकता, हाँ स्मॉल बी जा सकता है। स्मॉल बी अगर चला गया तो यहाँ देखिए हो सकता है स्मॉल ए चला जाए। अच्छा, अगर ये बी ए चले गए तो यहाँ क्या बचा, सी डी। अच्छा, सी डी तो फिर इसी तरीके से जा सकता है ना, डी सी, यही बस एक ऑर्डर पॉसिबल है। अच्छा, और देखिए अगर यहाँ बी गया तो जरूरी थोड़ी यहाँ ए जाए, यहाँ हो सकता है सी जाए, तो बचे क्या, ए डी। ए डी बचे तो ए डी किस ऑर्डर में जाएंगे, डी ए, बस इसी ऑर्डर में, क्योंकि ए डी अगर ऐसे रख दिया आपने ए और डी तो ये तो डी सही में चला जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और देखिए बी के साथ यहाँ डी जा सकता है, डी। अब बचे ए सी, उनको ऐसे ही तो रखना होगा आपको। अच्छा, अब देखिए यहाँ सी अगर जाता है तो सी के साथ यहाँ ए हो सकता है, सी हो गया, बचे बी डी। बी डी कैसे रखेंगे, इस तरीके से। और सी डी, सी डी के बाद ए बी बचा है, तो ए बी रख सकते हो और आप चाहें तो बी ए भी रख सकते हो। तो इस तरीके से ये सी वाले सारे हो गए। अब देखिए ए में मान लीजिए डी जाए, डी जाए तो डी ए, डी ए, डी ए के बाद बचा बी सी, बी सी, और ये देखिए डी, डी ए वाले तो हो गए सारे, डी सी, डी बी तो हो नहीं सकता ना, डी सी, डी सी के बाद बचा ए बी, तो वो ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो टोटल कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेज। 9 वेज इज द आंसर। लेकिन भाई आपने रियलाइज किया ना, डायरेक्ट काउंटिंग थोड़ी थोड़ी टफ होने लगी है, ठीक है ना। और जब अभी 4 एनवलप्स और 4 कार्ड में ही टफनेस ठीक ठाक हो गई है, अगर हम थोड़ा सा भी केयरलेस होते तो गलत हो सकता था, कुछ एक आध वे छूट सकता था। तो ये रिस्क तो डायरेक्ट काउंटिंग में बना ही रहता है। तो भाई हमें मेथड पे ही जाना होगा। ये देखिए, नंबर ऑफ कार्ड्स इन रॉन्ग एनवलप क्या क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, 0 कार्ड रॉन्ग एनवलप में जाएं, एक मिनट फिर से मैं नाम रख लूँ, जरूरत पड़ेगी। ए बी सी डी, कैपिटल ए कैपिटल बी एड्रेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए तो भाई 0 कार्ड रॉन्ग एनवलप में जाए और सारे, इसका ना सारे सही में जाएं, तो सारे सही में जाएं उसका तो एक ही तरीका है, यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए में चला जाए, स्मॉल बी कैपिटल बी में, स्मॉल सी कैपिटल सी में और स्मॉल डी कैपिटल डी में। आगे चलते हैं। एक तो जाए सही में, ये तो जाए सही में, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ कार्ड्स इन रॉन्ग, एक जाए रॉन्ग में और बाकी 3 जाए सही एनवलप में। नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 सही एनवलप में चले गए तो चौथे बेचारे को भी सही एनवलप में ही जाना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी इसके वेज 0 हो गए। अच्छा, अब 2 रॉन्ग में जाएं और 2 सही में जाएं, तो 2 रॉन्ग में कौन से जाएं? जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपने कहा भाई इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं 4C2 तरीके से।
अच्छा 4C2 तरीके से मान लीजिए आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया जिनको रॉन्ग में जाना है। अच्छा इनको रॉन्ग में जाना है और बाकी दोनों को सही में भी जाना है। इन दोनों को सही में जाने का मतलब है ये इसमें जाए और ये इसमें चले जाए। अब इनके लिए तो ऑप्शन यही दोनों एनवेलप्स बचे ना। अच्छा इन दोनों एनवेलप्स में आपको ऐसे ही तो भेजना होगा, ए को यहाँ और बी को यहाँ, यानी एक ही तो तरीका है आपके पास, ठीक है। अच्छा 3 कार्ड्स रॉन्ग में जाएं तो इसके लिए पहले ये 3 सेलेक्ट करने होंगे, आपको 3 सेलेक्ट करने होंगे और उन 3 को रॉन्ग में भेजना होगा और जो चौथा है उसको राइट में भेजना होगा। चौथा जो है जिसको राइट एनवेलप में भेजना है उसका तो एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है, लेकिन जो 3 है उन तीनों को रॉन्ग में भेजना है। अच्छा 3 अगर कार्ड्स हों, 3 करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हों जिन और रॉन्ग में सबको भेजना हो तो उसके तरीके तो पिछले प्रॉब्लम में हम लोग निकाल चुके हैं ना, इनटू 2 वेज थे और एक को सही में जाना है वो उसका एक ही तरीका है। अच्छा 4 के चारों गलत में जाएं तो उसके तरीके में x मान लेता हूँ। अच्छा इन सब का सम पता है क्या होगा? बिल्कुल ठीक भाई, 4 कार्ड्स हैं, 4 एनवेलप्स में जा रहे हैं तो टोटल हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। ठीक है चलिए कैलकुलेट कर दें। 1 + 6 + 4 × 2 8 प्लस x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 24 माइनस 15 यानी कि 9। वेरी गुड वेरी गुड। 9 ही डायरेक्ट काउंटिंग से भी आया था और ये देखिए इस मेथड से भी 9 आ रहा है। कॉन्फिडेंस हम लोगों का एकदम हाई चल रहा है, ठीक है। और ये भी पता चल रहा है कि भाई डायरेक्ट काउंटिंग इस केस में, जैसे यही अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई इस केस में ये मेथड ही बेटर है, ज़्यादा सेफ है, इसमें गलती नहीं होगी। डायरेक्ट काउंटिंग में कुछ स्लिप हो सकती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए तो मैं डायरेक्ट काउंटिंग रिकमेंड करूंगा, लेकिन सेकेंड प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर मेथड रिकमेंड करूंगा। अच्छा आगे की प्रॉब्लम्स के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ तो 4 थे, 5 कार्ड्स 5 एनवेलप्स हो जाएं, 6 कार्ड्स 6 एनवेलप्स हो जाएं, तो ये मेथड भी अच्छा खासा टीडियस हो जाता है ऐसी सिचुएशंस के लिए। तो उसके लिए एक आइडिया है मेरे पास कि बेसिकली इसी मेथड को अडॉप्ट करके अगर हम n कार्ड्स और n एनवेलप्स की बात करें और उसके लिए पूरा डिटेल्ड ये वाली वर्किंग करें तो होता क्या है, एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है n के टर्म्स में। तो उसका डिटेल डेरिवेशन तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी मेथड से निकलता है वो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव में बहुत यूजफुल होगा। क्योंकि देखिए जो छोटे मोटे सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम आने की उम्मीद बहुत कम ही है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन 5 एनवेलप्स 5 कार्ड्स 6 एनवेलप्स 6 कार्ड्स वाला प्रॉब्लम जो है वो ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दैट फॉर्मूला विल बी वेरी हैंडी। यस लेट्स सी, ये तालियों को साथ स्वागत हो रहा है उस फॉर्मूले का जो हमारी टेक्निक नंबर 10 भी है। अच्छा ये देखिए वर्ड लिखा है डिरेंजमेंट। डिरेंजमेंट क्या होता है? ये जो अभी हम कर रहे थे वो डिरेंजमेंट ही कर रहे थे, जिसमें कार्ड्स को हमें एनवेलप्स में रखना था लेकिन उनको प्रॉपर एनवेलप में नहीं रखना था, गलत गलत एनवेलप्स में रखना था। तो देखिए जनरल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, डिरेंजमेंट्स आर द परमुटेशंस इन विच नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन होगी या उसकी एक असाइंड पोजीशन होगी, उस पर उसको नहीं जाना होगा, बाकी वो किसी पर भी जाए। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए, खाली कार्ड और एनवेलप्स के लिए नहीं, किसी भी और स्थिति में आ सकती है। बेसिकली टीचर्स के लिए आ सकती है कि 3 क्लास टीचर या सपोज करिए 4 क्लास टीचर्स हैं और उनकी 4 क्लासेस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के वो क्लास टीचर्स हैं। बताइए कितने तरीके से वो क्लासेस में एंटर कर सकते हैं कि एक भी टीचर अपनी उस क्लास में ना जाए जिसका वो क्लास टीचर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे IIT वाले एक्सपर्ट हैं नई नई सिचुएशन सोचने में। हम लोग तो भाई कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखे हैं, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स को दे देंगे, हम कर लेंगे। तो नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ये इसका मैं फॉर्मूला बताने जा रहा था। तो देखिए इसको डिनोट किया जाता है dn से। तो फॉर्मूला देखिए, एक तो फैक्टोरियल n तो लिखना ही होता है, n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल n होते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि dn की वैल्यू फैक्टोरियल n से छोटी होगी, तो इसके लिए हमें एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो फैक्टर जरा ध्यान से देखिएगा, 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4). कुछ कुछ पैटर्न समझ में आना शुरू हुआ। अगला टर्म गेस कर पा रहे हो? ये देखिए फैक्टोरियल किसके, ये न्यूमरेटर में तो सब में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और अब 5 का फैक्टोरियल। अच्छा साइन देखिए, यहाँ प्लस साइन है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटली प्लस माइनस चल रहा है, ये पैटर्न भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। लास्ट टर्म इसमें होता है 1/(n), यानी जो ये n की वैल्यू है, जितने ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट हमें काउंट करना है वहाँ उसके फैक्टोरियल तक ये सीरीज चलती है, उसके आगे नहीं, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, उसके लिए ध्यान से देखो, ये 2 जब है तो यहाँ प्लस साइन है, यानी इवन है तो प्लस साइन है, ऑड है तो यहाँ माइनस है, और ये इवन है तो प्लस साइन है। तो ऐसा अचीव करने के लिए हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा -1 टू द पावर n से। तो n अगर इवन होगा तो -1 टू पावर n इवन हो जाएगा, और n अगर ऑड होगा तो -1 टू पावर n माइनस हो जाएगा। अच्छी रही चालाकी है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, फॉर्मूला देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ तो आपको एहसास होगा कि इतना मुश्किल नहीं है इसको इस्तेमाल करना। यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले n=3 के लिए इस फॉर्मूले को चेक करता हूँ। n=3 के लिए तो आंसर दो तरीके से हमने निकाला था ना। n=3 मतलब D3 मतलब 3 कार्ड्स, 3 एनवलप्स, नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स, तो वो 2 आया था। तो इससे फॉर्मूले से देखें क्या आता है, फैक्टोरियल 3 1/2 माइनस 1/3, दैट्स इट। n की वैल्यू 3 है ना, यहीं पर रुक जाना होगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूला देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इनकी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सीरीज बड़ी लिमिटेड सी हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन इजी रहता है। तो चलिए खैर एलसीएम लेके इसको सम करें। ये एलसीएम हुआ 6, यहाँ पर 3 माइनस 1, अब बाहर भी 6 है, 6 कैंसिल, ये लीजिए 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला वाकई n=3 के लिए सही है। चलिए n=4 के लिए वेरीफाई करते हैं। फैक्टोरियल 4 बाहर, अंदर 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चालाकी से काम लें, पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय एक चालाकी से काम लें कि ये जो क्वांटिटी है ये तो अभी आप कैलकुलेट कर ही चुके हो ना। एक्चुअली ये D3 था, D3, तो ये क्वांटिटी देखिए ये है, तो दिस इज इक्वल टू D3/3, D3/3। तो देखिए ऐसे लिखेंगे, ये कैलकुलेशन ऐसे करना इजी रहता है थोड़ा। फैक्टोरियल 4 इंटू D3/3 प्लस 1/4। ठीक है। अच्छा, अब D3 की वैल्यू पता है हमें 2 है, D3 इज इक्वल टू 2। तो फैक्टोरियल 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 एंड देन प्लस ये फैक्टोरियल 4 से इसको मल्टीप्लाई किया 1, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है। आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 9 आता, लेकिन बड़े D6 D7 वगैरह को इवेलुएट करने के लिए ये टेक्निक यूजफुल रहती है। जैसे यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ 5 कार्ड्स, तो देखिए D5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इंटू 1/, एक मिनट, यहाँ पर वही चालाकी से काम लेते हैं, शुरू से ही चालाकी से काम लेते हैं, लेकिन एक मिनट मुझे लिख लेने दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। पहले मुझे D5 लिख लेने दीजिए, ये लीजिए D5 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं एक चालाकी की बात कर रहा था। चालाकी ये कि इसको पूरा एलसीएम लेके कैलकुलेट करने के बजाय इसको ऑब्जर्व करो, ये हमने यहाँ लिखा था और ये पूरा D4 था, तो दिस वाज इक्वल टू D4/4। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ D4/4 माइनस 1/5। अच्छा देखिए, फैक्टोरियल 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, D4 की वैल्यू मालूम है 9, तो ये 5 इंटू 9 माइनस फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई करो 1, तो ये लीजिए 44 भाई डायरेक्ट काउंटिंग से निकालना तो बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भलाई इसी में है कि जल्दी से फॉर्मूला लगाओ और निकालो। फॉर्मूले पर विश्वास हो ही चुका है आपको, भाई D3 और D4 दोनों बिल्कुल सही आए थे, वो तो चेक हो ही चुका था। तो D5, ऐसे ही आप चाहें तो D6 भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए 1992 IIT JEE 1992 में प्रॉब्लम अपीयर हुई थी। 4 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, 4 बॉक्सेस हैं सेम कलर्स के। नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर इस प्रॉब्लम को समझिए। ये देखिए 4 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग ये 4 बॉक्सेस हैं। प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में रखना है। कंडीशन ये है कि जो रेड वाली बॉल है वो रेड बॉक्स में नहीं जा सकती, वो इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, किसी में भी जा सकती है। ऐसी ग्रीन जो है वो इसमें नहीं जा सकती, लेकिन बाकी वो किसी में भी जा सकती है, बाकी वो किसी में भी जा सकती है। ठीक है, तो टोटल वेज अगर आपसे पूछे जाते तब तो आप फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 कह देते, लेकिन यहाँ इस रेस्ट्रिक्शन को बड़ी नई लग रही है प्रॉब्लम।
नहीं 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 है भाई, बिल्कुल वो कार्ड और एनवलप वाली है। ये देखिए ये जैसे 4 कार्ड्स थे और उनके करस्पॉन्डिंग 4 एनवलप्स थे, यहाँ पर 4 बॉल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर हमें 4 ऑब्जेक्ट्स के डिरेंजमेंट्स काउंट करने हैं। 4 ऑब्जेक्ट्स के डिरेंजमेंट्स हम डिनोट करते हैं D4 से, और D4 की वैल्यू आप फॉर्मूले से निकालो, चाहे आपको डायरेक्ट काउंटिंग वाला आंसर याद हो, अभी अभी तो किया ही था। मतलब D3 और D4 तो कम से कम याद ही रहेंगे ना हम लोगों को, एक 2 एक 9, ठीक है। तो D4 इज इक्वल टू 9 डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए जल्दी से। यहां पर 6 लेटर्स को 6 एनवलप्स में रखना है और सच दैट एटलीस्ट 4 लेटर्स गो इनटू द रॉन्ग एनवलप्स। अब देखिए, एक तो एक लेटर बढ़ा दिया गया है और दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर केवल एक लेटर बढ़ाया जाता और कहा जाता है कि सबको रॉन्ग में जाना है तो हम सीधे सीधे D6 कैलकुलेट कर लेते, फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि एटलीस्ट 4 लेटर्स गो इनटू द रॉन्ग एनवलप्स। एटलीस्ट 4 रॉन्ग में जाएं, इसका मतलब है कि 4 रॉन्ग में जाएं और 2 राइट में जाएं, या 5 रॉन्ग में जाएं 1 राइट में जाए, या फिर 6 के 6 रॉन्ग में जाएं, ठीक है। तो इन केसेस को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 इन करेक्ट 4 इन रॉन्ग। तो जो 2 इन करेक्ट, ऐसा करते हैं 2 जो करेक्ट में जाने हैं उनको पहले चुनते हैं 6C2, और उनको तो करेक्ट में भेज ही दो। जैसे मैं नाम रख लूँ डिस्कशन के लिए ABCDEF, ठीक है, और यहाँ ABCDEF, ठीक है। तो 2 मान लीजिए आपने ये सेलेक्ट किए, तो सपोज करिए आपने ये सेलेक्ट किए, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इनको करेक्ट में जाना है तो इसको इसमें भेजिए, इसको इसमें भेजिए, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अच्छा, अब ये 4 कार्ड्स हैं और इनके करस्पॉन्डिंग 4 एनवलप्स हैं और सबको गलत में जाना है, तो ये क्या हुआ, D4, बिल्कुल ठीक, दिस इज D4। आगे बढ़ते हैं। 1 इन करेक्ट 4 इन रॉन्ग, तो इसके लिए पहले तो 1 करेक्ट में जाने के लिए चुनिए और उसको भेज दीजिए करेक्ट में। उसको करेक्ट में भेजने का एक ही तरीका हुआ, और उसके बाद 5 कार्ड्स बचे, 5 एनवलप्स बचे करस्पॉन्डिंग, तो वो सबको रॉन्ग में जाना है, यानी D5। नेक्स्ट 0 इन करेक्ट 6 इन रॉन्ग, सारे के सारे रॉन्ग में जाए तो दैट इज D6, ठीक है। तो इन सबको फिर प्लस करना है आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। कैलकुलेशन किया जाए, 6C2 कितना होता है 15, और D4 कितना आया था, हाँ बिल्कुल ठीक याद है 9, प्लस 6 इंटू D5 भी याद ही हो रहा है 44, अभी तो निकला था, प्लस D6 अभी निकालना है। तो D6 निकालने के लिए देखिए फैक्टोरियल 6, अब वो शॉर्ट एंड फॉर्म में फॉर्मूला याद आ गया ना आपको। ये पहले तो होगा वो ट्रेन जो होगी 1/2 माइनस 1/3 1/4, ये वाली ट्रेन पूरी लिखने के बजाय उसको शॉर्ट में लिख सकते हो D5/(5), और फिर लास्ट में 1/(6), यहाँ प्लस या माइनस, यस ये 6 इवन है ना, तो इसलिए प्लस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये फैक्टोरियल 5 यहाँ कैंसिल हुआ, बचा 6 इंटू D5 इज 44, 6 इंटू 44 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 1। ये सब आप जब ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 664, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए, JEE एडवांस 2014, एडवांस मेंस सब में डिरेंजमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको। फॉर्मूले ने बड़ी मदद की हमारी। अच्छा अब देखिए रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखना है हमें। कार्ड नंबर 2 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवलप नंबर 1। कार्ड नंबर 2 तो एनवलप नंबर 1 में जाना ही जाना है, तो इसको तो यहाँ भेज ही दो। अब बाकी की बात करो। अच्छा बाकी कार्ड्स को जब आप अरेंज करेंगे तो एक मन में ख्याल आ रहा है कि 5 कार्ड्स हैं और 5 एनवलप्स हैं, तो बस ये D5 हो गया, D5 आंसर हो गया इसका। नहीं गलत। क्यों? क्योंकि देखिए इन कार्ड्स की स्थिति तो देखिए क्या है, हर एक कार्ड के लिए एक एक करस्पॉन्डिंग एनवलप है और किसी भी कार्ड को सही एनवलप में नहीं जाना है, तो यहाँ तो डिरेंजमेंट वाली पोजीशन है। लेकिन देखिए 1 के लिए अभी डिरेंजमेंट वाली पोजीशन नहीं है, क्योंकि 1 इनमें 5 में से किसी में भी जा सकता है, 1 5 में से किसी में भी जा सकता है। उसका जो अपना करस्पॉन्डिंग एनवलप था वो खत्म हो चुका है, वो ऑक्युपाई हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ 4 कार्ड्स की सिचुएशन तो डिरेंजमेंट वाली है, लेकिन एक कार्ड की सिचुएशन डिरेंजमेंट वाली नहीं है। इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड
हो गई है, बहुत केयरफुल हमें रहना होगा। देखिए कैसे मैनेज करेंगे हम। बेसिकली कार्ड नंबर 1 जो है, जो थोड़ा यहाँ पर अलग टाइप की सिचुएशन लिए हुए है, उसके लिए डिरेंजमेंट नहीं है, तो उसके हम 2 केसेस कंसिडर करेंगे कि वो 2 में जाए या फिर 2 में ना जाए, ठीक है ना। इससे देखिए फायदा होगा। पहला केस क्या है, कार्ड 1 गोज इनटू एनवेलप 2, तो ये कार्ड 1 एनवेलप 2 में मान लीजिए ये चला गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 कार्ड्स हैं, 4 एनवेलप्स हैं, करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स हैं, और एक भी कार्ड को सही एनवेलप में नहीं जाना है, तो भाई कितने तरीके होंगे? यस बिल्कुल ठीक, D4। तो इस सिचुएशन में आंसर आएगा D4, और D4 की वैल्यू आपको याद है 9, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एक सिचुएशन देखिए कि कार्ड 1 एनवेलप 2 में ना जाए, बाकी किसी में जाए, तो देखिए फिर से मैं ऐसा कहूँ, कार्ड 1 को मैं अलग कर दूं यहां से। अब देखिए क्या है कि कार्ड, इस सिचुएशन में कार्ड 1 को 2 में जाना अलाउड नहीं है, एनवेलप 2 में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो केस तो हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन बाकी किसी में भी जा सकता है। कार्ड 3 जो है एनवेलप 3 में नहीं जा सकता, बाकी किसी में भी जा सकता है। कार्ड 4 जो है एनवेलप 4 में नहीं जा सकता, बाकी किसी में भी जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। यानी समझ गए, हर कार्ड के लिए एक पर्टिकुलर एनवेलप है जिसमें वो नहीं जा सकता, यानी कि ये 5 कार्ड्स के लिए एक डिरेंजमेंट वाली सिचुएशन है। तो 5 कार्ड्स हैं और उनको डिरेंज करना है, तो भाई तरीके कितने हो गए? D5 इज इक्वल टू, D5 कितना आया था भाई? 44, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए आप ये वाले तरीके और ये वाले तरीके सब ऐड कर दो, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल हैं, दोनों ही सिचुएशंस में डिरेंजमेंट भी हो रहा है, और 1 जो है कार्ड नंबर 2 जो है वो एनवेलप 1 में जा रहा है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 9 + 44 यानी कि 53। ये JEE एडवांस के प्रॉब्लम का आंसर है। तो मेन मुद्दा यहाँ क्या था कि जिसके लिए कंडीशन दी गई थी, उसके अलावा ये जो कार्ड 1 बचा था वो कुछ स्पेशल टाइप का हो गया था, उसके 2 केसेस हमें कंसिडर करने पड़े, ठीक है। चलिए बिल्कुल अलग टाइप की प्रॉब्लम, घंटी बच्चों की है, तो अब अलग टाइप की प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें देखिए कुछ बॉय कुछ गर्ल्स दी हुए, 6 बॉयज 6 गर्ल्स हैं, और तरह तरह से उनको अरेंज करना है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा पार्ट्स एक साथ हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, एक एक पार्ट पर ध्यान लगा के करने से फ़ायदा होता है। तो चलिए पहले तो बॉयज़ और गर्ल्स से मिल लीजिए। ये देखिए 6 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज़ भी हैं, ठीक है, और उनको तरह तरह से अरेंज करना है। तो पहली कंडीशन देखिए क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। तो इसके लिए गर्ल्स का बंडल बना दो। अरे बंडल बनाने के लिए रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है गर्ल्स को। आप क्या करो, उन गर्ल्स से कहो कि अपना हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, और एक सब हाथ पकड़ के जब खड़े हो जाएंगी तो भाई उनसे कहा हाथ छोड़ना नहीं है, हम अरेंज करेंगे तो हाथ छोड़ना नहीं है, तो एक तरीके से उनका बंडल ही बना रहेगा। तो ये देखिए ये बंडल इस तरीके से बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास अरेंज करने के लिए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ बॉयज़ का बंडल नहीं बना हुआ, बॉयज़ तो अलग अलग फ्री हैं, कहीं भी आप ले जा सकते हो, इधर रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो 6 बॉयज़ हो गए और एक ये बंडल हो गया, 6 बॉयज़ और एक बंडल, करेक्ट। तो कितने तरीके हुए अरेंज करने के? फैक्टोरियल 7। 6 बॉयज़ और एक बंडल को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 7, ठीक है ना। बस यही आंसर हो गया? नहीं, डोंट फॉरगेट टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स विद इन द बंडल। ये हमने बंडल अप्रोच में सीखा था। तो ये जो गर्ल्स हैं इनको भी तो बंडल के अंदर अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू फैक्टोरियल 6। तो ये फाइनल आंसर। फिर मैं फाइनल आंसर निकालता रहूंगा, मैचिंग आप लोग करते रहिएगा, करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें कहा जा रहा है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर तो कैसे करेंगे? उनके अलावा जो बॉयज हैं पहले उनको अरेंज कर लो, तो उनसे गैप्स क्रिएट होंगे, उन गैप्स में गर्ल्स को रखो। गैप मेथड याद आ गया ना। तो भाई ये बॉयज को अरेंज किया, कितने तरीके हुए? फैक्टोरियल 6। प्लेसेस कितनी क्रिएट हो रही? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से कोई 6 प्लेसेस सेलेक्ट करते हैं। सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, तो कितने तरीके होंगे सेलेक्ट करने के? 7 C 6। अच्छा, इन 6 प्लेसेस पर हमें गर्ल्स को रखना है। जैसे गर्ल्स ऐसे यहाँ रख दिया, G2 को यहाँ रख दिया, G3 को यहाँ रख दिया, G4 को यहाँ, G5 को यहाँ खड़ा कर दिया, G6 को यहाँ खड़ा। तो ये लीजिए एक अरेंजमेंट आ गया जिसमें कोई भी 2 गर्ल टुगेदर नहीं है, करेक्ट। तो ये गर्ल्स को इन 6 चुनी हुई प्लेसेस पर अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6। तो ये आप ध्यान से देखिए, तो चुनो फिर जमाओ है, CPJ है, यानी पहले प्लेसेस चुन रहे हैं और फिर उन पर गर्ल्स को जमा रहे हैं। फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए,
नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच बॉयज एंड गर्ल्स कम ऑल्टरनेटली। अच्छा, ऑल्टरनेटली मतलब एक बॉय एक गर्ल। अब एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल दो तरीके से हो सकता है कि बॉय से ये चेंज शुरू हो, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या फिर गर्ल से भी शुरू हो सकती है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। ठीक है, तो देखिए जरा, ये एक चेन तरीका है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। तो इसमें गर्ल्स जो हैं वो ऑड प्लेसेस पर हैं। ऑड प्लेसेस का मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 11th, ये प्लेसेस ऑड प्लेसेस हैं। और बॉयज जो हैं वो इवन प्लेसेस पर हैं। अच्छा देखिए, 12 टोटल प्लेसेस हैं। 12 प्लेसेस में से ऑड प्लेसेस का नंबर कितना है? 6। इन 6 प्लेसेस पर 6 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 6 प्लेसेस पर 6 गर्ल्स को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6। अच्छा, इवन प्लेसेस भी बाकी 6 ही हैं, तो उन पर बॉयज को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6। क्या यही आंसर हो गया क्या? नहीं, अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि गर्ल्स इवन प्लेसेस पर हों और बॉयज ऑड प्लेसेस पर हों। देखिए, बॉयज और ऑड प्लेसेस एंड 6 गर्ल्स एट 6 इवन प्लेसेस, यानी फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 विल बी द फाइनल आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच फर्स्ट प्लेस इज ऑक्युपाइड बाय ए स्पेसिफाइड गर्ल एंड लास्ट प्लेस बाय स्पेसिफाइड बॉय। तो एक स्पेसिफाइड गर्ल है, सपोज करिए G3, और वो देखिए फर्स्ट प्लेस पर है, और एक स्पेसिफाइड बॉय है जो B4 पर है। अब बाकी ये देखिए, बाकी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 बचे और उनके लिए बीच की 10 प्लेसेस बची, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 10, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन मेन और वुमेन से मिल लेते हैं। ये देखिए, n विमेन है और m मैन है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई भी 2 विमेन साथ साथ ना आए। अच्छा, यहाँ पर n छोटा दिया हुआ है m से, यस वो तो होना ही है, क्योंकि जिसका नंबर छोटा होगा उसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो साथ साथ ना आए, छोटा हो या बराबर हो। अगर यहाँ पर m चूंकि बड़ा है तो मेन के लिए ऐसा नहीं अरेंजमेंट पॉसिबल है कि वो कोई भी मेन 2 साथ साथ ना आ पाए। ठीक है, एनीवे ये समझ रहे हैं आप। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसमें वुमेन को साथ साथ नहीं आना है ना, कि पहले किन को अरेंज किया जाए। बिल्कुल ठीक, गैप मेथड की वजह से आपको याद है, मेन को अरेंज करना है, M1, M3, M4 डॉट 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 MM। ये आपने मेन को अरेंज कर लिया। कितनी प्लेसेस, मेन को अरेंज करने के वेज भी लिख लीजिए, फैक्टोरियल m। फिर देखिए कितनी प्लेसेस क्रिएट हुई हैं। ये प्लेसेस क्रिएट हुई M+1। M+1 में से कोई n प्लेसेस सेलेक्ट करिए विमेन के लिए, और उन चुनी हुई प्लेसेस पर विमेन को जमा दीजिए। क्या यही शो करना था क्या हमें? नहीं, ये एक्सप्रेशन शो करना है। तो अभी इसको मतलब इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। फैक्टोरियल M+1 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल M+1 माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये कैंसिल हो रहा है। बाकी देखिए, यही वो एक्सप्रेशन है जो आपको शो करना था। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। यस, 2015 एडवांस, वेरी गुड, 2015 एडवांस। तो देखिए यहाँ 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, n और m, फिर उनका रेशियो निकालना है। तो एक एक करके दोनों पर ध्यान लगाते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि n क्या है? n is such that all the girls stand consecutively in the queue। n में या 5 boys 5 girls को अरेंज करना है ताकि सारी गर्ल्स एक साथ रहें। कंसेक्यूटिवली का मतलब एक साथ रहें। एक साथ रहने वाली कंडीशन हो तो क्या करते हो? बंडल बना देते हो। बिल्कुल ठीक। तो n कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? ये गर्ल्स का तो बना दोगे बंडल। मैंने तो देखिए ऐसे कर दिया, आप क्या करिएगा, ये G1 G2 G5 लिख के उनको पूरा ऐसे इंसर्कल कर दीजिएगा। ये ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये बंडल बनाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये फ्री बॉयज तो फ्री है, बॉयज को तो बंडल बनाना नहीं है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, फैक्टोरियल 6। राइट। अच्छा, फिर उसके बाद बस यही आंसर हो गया? नहीं भाई, ये गर्ल्स को भी तो अरेंज करना है बंडल में, फैक्टोरियल 5। ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई। चलिए अब m निकालते हैं। m के लिए क्या है कहा जा रहा है कि ये एक मिनट पहले m क्या था माइन्यूटली जरा पढ़ लें। m क्या था? m be the number of ways in which 5 boys 5 girls can stand in a queue such a way that
एग्जैक्टली 4 गर्ल्स, ये एम को मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली, यानी एग्जैक्टली 4 गर्ल्स साथ साथ आए, बाकी 5वीं गर्ल जो है वो अलग है। तो जैसे ये कहा गया तुरंत आपके दिमाग में आया कौन सी 4 गर्ल्स, तो ऐसा यहाँ प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड तो है नहीं। जब स्पेसिफाइड नहीं है तो इसका मतलब आपके पास चॉइस है, कोई भी आप 4 गर्ल्स ले सकते हो। तो सबसे पहले तो वो 4 गर्ल्स ही आपको डिसाइड करना होगा एम कैलकुलेट करने के लिए, जिनको आपको एक साथ लेना है। तो ये देखिए, चूज 4 गर्ल्स फॉर बंडल, उनका बंडल बनाना होगा ताकि वो एक साथ रहें, ठीक है। तो गर्ल्स चूज करने के कितने तरीके होंगे, 5C4, ठीक है ना। और फिर उसके बाद बॉयज़ को अरेंज कर लेते हैं, बॉयज़ को अरेंज कर लेते हैं, और ताकि ये बंडल और ये जो एक फ्री गर्ल है उनको हम गैप्स में अरेंज कर सकें। फिर ये साथ साथ कभी आएंगे नहीं, यानी 5 गर्ल्स कभी साथ साथ आएंगे नहीं, 4 गर्ल्स जरूर साथ साथ आएंगी क्योंकि ये तो हमेशा बंडल में ही रहना है। तो बॉयज़ को पहले अरेंज कर लेते हैं, वो तरीके हैं फैक्टोरियल 5। अच्छा, जब 5 बॉयज़ को अरेंज करोगे तो कितनी प्लेसेस क्रिएट होंगी, 6। इन 6 में से कितनी प्लेसेस सेलेक्ट करनी है ये गर्ल्स के लिए, 5 प्लेसेस? नहीं, ये 5 गर्ल्स अलग अलग नहीं है, एक बंडल ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास फ्री गर्ल G3 ऑब्जेक्ट है, तो 2 प्लेसेस केवल सेलेक्ट करनी है। तो चूज 2 प्लेसेस आउट ऑफ 6C2, और इन 2 प्लेसेस पर गर्ल्स को अरेंज कर दो, सॉरी एक बंडल और एक गर्ल जो है उसको अरेंज कर दो। अरेंज 1 बंडल एंड 1 गर्ल, फैक्टोरियल 2, ठीक है। अच्छा, और बस हो गया, प्रॉब्लम फिनिश्ड? नहीं भाई, अभी बंडल के अंदर भी तो गर्ल्स को अरेंज करना है, तो इंटू फैक्टोरियल 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, 5C4 इज 5 फैक्टोरियल 5, 6C2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो और देखिए, इन दोनों को कंबाइन करें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और इन दोनों को कंबाइन करें तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो ये हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अरे यही तो वैल्यू निकल के आई थी भाई n की वैल्यू यही तो निकल के आई थी। एक मिनट, दिस वॉज n, तो हमें यहाँ m/n निकालना है। तो m/n आपको नजर आ रहा है 5, m/n इज इक्वल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। डन। आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग सब कुछ लग रहा है, क्यों? क्योंकि 4 पार्ट्स है ना, तो ऐसे लंबे कंफ्यूजिंग सवाल का सबसे आसान तरीका है कि भाई एक एक पार्ट पर पूरा कंसंट्रेशन करो आप। तो देखिए, 5 मैथ्स बुक्स हैं, 5 मैथ्स बुक्स ये बनी हुई है, 4 फिजिक्स की बुक्स हैं, ठीक है ना, और 2 केमिस्ट्री बुक्स हैं। इनको शेल्फ पे अरेंज करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 केमिस्ट्री बुक्स आर सेपरेटेड, 2 केमिस्ट्री बुक्स सेपरेटेड रहनी है, तो इसके लिए आप बाकी सबको अरेंज कर दोगे। बाकी सबको अरेंज 5 मैथ्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स कितने तरीके से, फैक्टोरियल 9। जब ऐसा करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्लेसेस क्रिएट होंगी। उन 10 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस आप केमिस्ट्री की बुक्स के लिए सेलेक्ट करोगे। तो चूज 2 आउट ऑफ 10 प्लेसेस, कितने तरीके हो गए, 10C2, ठीक है। अच्छा, फिर चुनी हुई प्लेसेस पर एक प्लेस ये ले ली, एक प्लेस ये ले ली। इन चुनी हुई प्लेसेस पर जैसे C1 आपने यहाँ रख दिया और C2 यहाँ रख दिया, इनको अरेंज करना है। ऐसा भी कर सकते हो, C1 इधर C2 इधर। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। ये दिस इज अ फाइनल आंसर। अब एक एक स्टेटमेंट एनालाइज करते रहना। जैसे यहाँ तो एनालाइज करना बहुत आसान है। 10/10 C2 इंटू फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 इंटू 10 इंटू 9। अच्छा, ये 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इज फैक्टोरियल 10, तो ये 9 इंटू फैक्टोरियल 10, 9 इंटू फैक्टोरियल 10 ही यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी तलाश है नॉट करेक्ट की, हमें ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो आप इसका बबल मत भर दीजिएगा एग्जाम में, नॉट करेक्ट वाले का बबल फिल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केयरफुल रहेंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 4 फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, 4 फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर का मतलब इनका बंडल बनाना होगा। ये लीजिए, बंडल बना हुआ है। आप लोग क्या करिएगा, फिजिक्स बुक्स को ऐसे इंसर्कल कर दीजिएगा। तो अब देखिए टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 5, ये तो फ्री हैं, ये 5 ये तो फ्री हैं, ठीक है ना। 5 देन 1 बंडल 6 एंड 2 8, फैक्टोरियल 8 इनटू ये फिजिक्स बुक्स को बंडल के अंदर अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर, और यही इसमें दिया हुआ है। तो यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बबल भर देंगे, नहीं भरेंगे, बबल फिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रॉन्ग वाला जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो बबल फिल करना है। बिल्कुल ठीक, वेरी केयरफुल। अब इसमें क्या है, देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नो 2 मैथ्स बुक्स आर टुगेदर।
तो इसमें मैथ्स बुक के अलावा जितनी बुक्स हैं 4 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री की, उनको अरेंज कर लो। उनके अरेंज करने के तरीके हुए फैक्टोरियल 6, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस क्रिएट होंगी। 7 प्लेसेस में से 5 मैथ्स के लिए चुन लेंगे और उन चुनी हुई प्लेसेस पर 5 मैथ्स की बुक्स को अरेंज कर देंगे। ये आंसर आ गया, मैच कर लेना इस ये है या नहीं। देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, मैथ्स बुक्स का एक अलग बंडल बना देंगे, फिजिक्स का अलग बंडल बना देंगे, केमिस्ट्री का अलग बंडल बना देंगे। आप लोग इसको इनसर्कल कर दोगे, इसको इनसर्कल कर दोगे और इसको इनसर्कल कर दोगे और 3 बंडल्स को अरेंज करेंगे, बस हो गया। नहीं भाई, बंडल के अंदर भी तो अरेंज करना है। इस बंडल के अंदर फैक्टोरियल 5 तरीके से, इस बंडल के अंदर फैक्टोरियल 4 तरीके से, इस बंडल के अंदर फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो इसमें है ही, ये 2 इंटू 6 12, 12 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, यानी ये स्टेटमेंट सही है, इसका बबल नहीं भरा जाए, ठीक है ना। तो इस नोट के साथ हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बंडल अप्रोच, गैप मेथड, चुनो फिर जमाओ, इसके और भी अच्छे एप्लीकेशंस देखेंगे। आज तो बस शुरुआत हुई, तो आज जो प्रॉब्लम्स हमने देखी वो काफ़ी इजी लगी हैं आपको एप्लीकेशंस की, लेकिन नेक्स्ट सेशंस में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर प्रॉब्लम्स करेंगे, जिनमें इनके एप्लीकेशंस काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होंगे। बहुत टफ प्रॉब्लम्स जो हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।